हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में फिर से हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। कल की क्लास में हमने क्या किया था, प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में समझा था, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। किसके बारे में? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और कल हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि एसी जो सर्किट होता है इसमें किस तरह की पावर होती है। एपरेंट पावर होती है, एक्टिव पावर होती है और रिएक्टिव पावर होती है। इंडक्टिव पावर जो है किस पावर का यूज करता है और रजिस्टिव पावर जो है किस पावर का यूज करता है। ठीक है दोस्तों, कल हमने ये सब समझा था। और प्योर इंडक्टर सर्किट और प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में विस्तार से हमने बात करी थी। कैसे उसका सर्किट डायग्राम बनता है, कैसे उसकी फेजर डायग्राम बनता है और किस तरह की उसमें वेव फॉर्म बनती है, यानी कि साइन वेव बनती है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, यानी कि प्योर कैपेसिटर सर्किट के बारे में, कि उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनता है और उसकी साइन वेव कैसे बनती है और कितनी उसमें पावर की फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे आज आरएल सीरीज सर्किट, कि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है सीरीज के अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर, आज वो सब हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। किसके? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि शुद्ध संधारित्र परिपथ। जिस सर्किट के अंदर केवल संधारित्र का प्रयोग किया जाता है उस सर्किट के बारे में। क्या है? शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा जो है वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। कौन? इसमें कौन आगे रहता है? करंट। इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि करंट पीछे रहती है वोल्टता से, लेकिन कैपेसिटिव में क्या होता है? कैपेसिटिव में करंट जो है वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है? सर्किट डायग्राम बनेगा इसका ऐसे। एक मिनट, ये हो गया एसी सोर्स। एसी सोर्स को लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, इधर से गया करंट, ये सर्किट हो गया। ये कौन सा? ये सर्किट डायग्राम हो गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब बात रही इसकी फेजर डायग्राम की। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है? इसका फेजर डायग्राम दोस्तों ऐसे बनेगा। इसमें यहाँ पर हमें वोल्टेज रखनी पड़ेगी और यहाँ पर करंट। क्या कह रहा है? ये जो धारा है, जो करंट है ना, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, यानी कि ये वोल्टेज होगी। वोल्टेज से आगे कौन चलेगा? ऐसे। मैंने कल आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है हमें। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम ऐसे चलाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज हो गया। अब इससे आगे कौन है? इससे आगे करंट है। जैसे करंट आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे उसके वोल्टेज भाग के आ रही है। किसमें? कैपेसिटिव सर्किट में। आप कहेंगे सर क्या हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम इसे अलग तरीके से नहीं लिख सकते? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर वी। ठीक है, कब कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। आगे कौन है एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में आगे करंट जा रही है, पीछे पीछे वोल्टेज आ रही है। कैसे? इस तरीके से। इस तरीके से पीछे से वोल्टेज आ रही है। और किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे? और ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया आई, यहाँ पर आ गया वी। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। कितने का? 90 डिग्री का एंगल। इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज में कौन आगे भाग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में आगे आगे करंट जा रहा है और पीछे पीछे से वोल्टेज आ रही है, पीछे पीछे से वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब है हम ये इन तरीकों से जो है कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें हमें हमें केवल क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखना है। और उसमें क्या है? करंट जो है वोल्टेज से आगे रहनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री के एंगल पर किसमें? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। उम्मीद आप सभी को समझ आ गया होगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। इसको हम सर्किट, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसे हम वी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, और इसमें फेजर डायग्राम इसका देख लिया कैसे बनता है। हमें आगे क्या है? आगे इसकी देखते हैं वेव फॉर्म कैसे बनती है। वेव फॉर्म अच्छे तरीके से समझेंगे इसे कि इसकी वेव फॉर्म कैसे बनती है।
देखिए इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं। इसको बना दिया हमने आई की, किसकी, करंट की वेव फॉर्म। इसको क्या बनाते हैं, करंट की वेव फॉर्म। अब बनाएंगे वोल्टेज की, एक मिनट, ये किसकी बनेगी, ये बनेगी वोल्टेज की वेव फॉर्म। वोल्टेज की वेव फॉर्म, यहां से हमें क्या दिखा कि जो करंट है, करंट तो यहां से स्टार्ट हो गया, और वोल्टेज कहां से स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज हो रही है इस पॉइंट से स्टार्ट। यानी कि जब करंट जो है अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच गया, यानी कि करंट का मैक्सिमम मान पर कब पहुंचेगा, 90 डिग्री के एंगल पर। कब, 90 डिग्री के, और वोल्टेज जब है 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट होकर नीचे से जा रही है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से, जहां पर करंट जो है अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच चुका है। यानी कि करंट तो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और वोल्टेज जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो क्या है, इससे हमें पता चला है कि करंट जो है आगे दौड़ रही है, वोल्टेज उसके पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, उसके पीछे पीछे से आ रही है। इस यहाँ इसकी वेव फॉर्म जो है इस तरीके से बनती है, ठीक है दोस्तों। ये करंट की होगी और ये वोल्टेज की होगी। वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रही है और करंट 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और वोल्टेज 90 डिग्री के एंगल से स्टार्ट हो रही है। इससे हमें क्या पता चला, करंट आगे दौड़ रहा है, वोल्टेज पीछे पीछे आ रही है उसके, ठीक है। उम्मीद आप सभी को इसकी वेव फॉर्म जो है समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं इसके अंदर पावर कौन सी यूज होती है। एपरेंट पावर तो टोटल पावर होती है, इसका मतलब इसमें एक्टिव पावर यूज होती है या फिर रिएक्टिव पावर यूज होती है, ये चीज हमें देखनी है। चलिए देखते हैं। हम सभी को पता है P बराबर VI कोस फाई होता है। P किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव पावर को। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, Q, वो क्या होती है, VI साइन फाई, VI साइन फाई। अब दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। अब कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान होता है 0, और साइन 90 का मान, आप सभी ने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा होगा साइन कोस टेन सिकेंट कोसिकेंट के, उसका उनका मान कितना होता है। साइन 90 का मान आप सभी को पता है कि 1 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अब क्यू बराबर VI, अगर हम 1 को इसमें गुणा कर देंगे तो एक VI का VI रह जाएगा। लेकिन अगर हम कोस 90 का मान जैसे 0 होता है, अगर यहाँ पर कोस फाई का मान हम 0 रख दें तो वो गुणा होकर VI को भी 0 कर देगा, यानी कि P का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कि एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, 0। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो रिएक्टिव पावर है वो कितनी हो जाएगी, VI। इसका मतलब ये है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, किसमें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन सी पावर यूज होती है, रिएक्टिव पावर, यानी कि Q, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, कौन सी, रिएक्टिव पावर का यूज करता है हमेशा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये बात हमने कल की क्लास में भी देखी थी, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या हो गया, पावर यूज होगी। अब आगे क्या है, शुद्ध संधारित्र परिपथ के गुण क्या होते हैं, शुद्ध संधारित्र परिपथ के गुण। संधारित्र, शुद्ध संधारित्र परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, शून्य अग्रगामी। कितना, शून्य अग्रगामी। हम सभी को पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोस फाई, कोस फाई। अब दोनों कोस फाई का मान कितना है इसमें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 90, कोस 90 का मान होगा 0। यानी कि क्या हो गया, जो पावर फैक्टर का मान हो गया, पावर फैक्टर का मान कितना हो गया, 0। पावर फैक्टर का मान क्या हो गया, 0। अब ये लीडिंग है या लैगिंग है वो कैसे देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था, लीडिंग और लैगिंग हम करंट से जज करते हैं। किससे, करंट से। अगर करंट आगे जा रहा है, वोल्टेज उसके पीछे पीछे आ रहा है, जिसमें भी करंट आगे गया तो उसको हम, उस कंडीशन को हम लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग। यानी कि आई जो है लीड कर रहा है V से, आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है V से, यानी कि आई आगे चल रहा है और वोल्टेज जो है उसके पीछे पीछे आ रही है। करंट अग्रगामी होता है वोल्टेज से, करंट क्या है, अग्रगामी होता है वोल्टेज। और जब भी अग्रगामी होगा तो उसका पावर फैक्टर क्या बनेगा, 0 अग्रगामी, 0 अग्रगामी, यानी कि शून्य अग्रगामी। और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में, इंडक्टर का पावर फैक्टर हमने कल पढ़ा था, कितना था इंडक्टर का पावर फैक्टर कल, 0 लैगिंग, 0 लैगिंग, 0 लैगिंग था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा कि शून्य अग्रगामी किसे कहते हैं और शून्य पश्चगामी किसे कहते हैं, शून्य अग्रगामी और शून्य पश्चगामी।
इसमें धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहते हैं, बिल्कुल होती है। शुद्ध संधारित्र हमेशा वोल्टेज के परिवर्तन की दर का विरोध करता है, बिल्कुल। हमने इंडक्टर वाले चैप्टर में इस पॉइंट को पढ़ा है कि जो कैपेसिटर है वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। शुद्ध संधारित्र जो है हमेशा डीसी सप्लाई के लिए खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। कौन? शुद्ध संधारित्र जो परिपथ होता है वो अगर उसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं तो किसकी तरह कार्य करता है? खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। कैसे करता है वो भी चलिए देखते हैं हम। देखिए, आप सभी को पता है एक्स सी का मान क्या होता है? 1/2π/f(c) ये होता है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हर्ट्ज होती है। अब अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान रख दे 0 और इंटू सी, 0 मान रख दिया हमने फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर, तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/0 और 1/0 क्या होता है? अनंत। एक्स सी का मान कितना आ गया? एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक्स सी का मान कितना आ गया? अनंत। अनंत अनंत का मतलब उसमें प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि जो प्रतिघात है। एल में क्या होता है? इंडक्टर में जो प्रतिरोध की जगह हम एक्स का यूज करते हैं जिससे हम प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कितना हो गया इंडक्टर के अंदर? कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर प्रतिघात जो है अनंत हो गया। इसका मतलब उसके अंदर करंट जा ही नहीं सकता। इसलिए अगर उसमें करंट नहीं जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? खुला परिपथ, यानी कि ओपन सर्किट। एक डीसी कैपेसिटर क्या है? ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है डीसी सप्लाई में। ठीक है, आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आगे क्या है? हमेशा प्रतिक्रियाशील शक्ति का ही प्रयोग करता है। कौन सी का? रिएक्टिव पावर का। रिएक्टिव पावर का यूज करता है हमेशा एक कैपेसिटर, शुद्ध कैपेसिटर परिपथ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि पावर का जो वो होता है वेव फॉर्म होती है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो देखते हैं पहले तो इसकी। देखिए क्या बनाएंगे अब? पावर की वेव फॉर्म की इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे हम वोल्टेज की, नहीं पहले बनाते हैं हम करंट की। किसकी? करंट की। ये किसकी वेवफॉर्म होगी? ये होगी करंट की। किसकी होगी? करंट की। अब बनाते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज की कैसे बनेगी? वोल्टेज तो यहां से स्टार्ट हो रही थी, आप हम सभी को पता है। ये होगी वोल्टेज की, ये होगी वोल्टेज की, और ये होगी करंट की। ये होगी करंट की। और नीचे किसकी बनाएंगे हम? पावर की। पावर को हम सबने देखा है क्यू से डिनोट किया है हमने, क्योंकि इसमें रिएक्टिव पावर यूज होती है। और रिएक्टिव पावर का मान क्या हुआ है? क्यू बराबर वी आई, यानी कि हमें वोल्टेज को और करंट को गुणा करके पावर की वेवफॉर्म निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हो गया ये पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वेव फॉर्म इसकी हम? देखिए अब यहाँ पर पहले हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, इसके 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें आई तो पॉजिटिव में है और वोल्टेज जो है नेगेटिव में है। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसकी यहाँ से स्टार्ट बनेगी। प्लस माइनस होता है माइनस। अब आगे क्या है? यहाँ पर ऊपर प्लस है, प्लस और प्लस, फिर हमें लेनी पड़ेगी इस एरिया की, फिर हमें इस एरिया की। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, यानी कि माइनस में बनेगी। प्लस 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 में आया था, इसकी प्लस में बनेगी। यहाँ पर तो माइनस में है और यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर कैसे बनेगी? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, या माइनस आ जाएगी। अब आगे की कौन सी है? यहाँ तो ये और ये होगी। अब ये होगी माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब यहाँ पर प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर ये प्लस में है, ये यहाँ पर माइनस में है, तो ये नीचे बनेगी। इस तरीके से ये भी जो है वेवफॉर्म ऐसे बनती चलेगी। ठीक है, यानी कि एक बार तो जो है कैपेसिटिव सर्किट पावर को लेता है, फिर ये देता है, पहले लेगा फिर देगा, पहले लेगा फिर देगा। यानी कि जो ये शक्ति की जो इसमें खपत होती है वो कितनी होती है? पावर की खपत कितनी होती है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में? जीरो। जीरो कैसे होती है?
क्योंकि वो एक बार तो पावर लेता है और एक बार पावर दे देता है, एक बार पावर लेता है, एक बार पावर दे देता है। इसलिए एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में शक्ति की खपत जो है शून्य होती है। कितनी शक्ति की खपत कितनी होती है? शून्य। शक्ति की खपत होती है शून्य। किसके अंदर? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इतनी समझ आ गया होगा। पावर का यूज कितना होता है? 0। अब बात करते हैं पावर की फ्रीक्वेंसी की। किसकी? पावर की फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मान लीजिए जो ये सर्किट है, इसमें आई की करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सप्लाई आवृत्ति आएगी एफ। सप्लाई आवृत्ति कितनी होती है? एफ। और वोल्टेज में भी एफ फ्रीक्वेंसी होगी। एफ फ्रीक्वेंसी होती। फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अब करंट ने यहां से यहां तक एक चक्कर लगाया, यहां से यहां तक एक चक्कर लगाया। हम मान लेते हैं 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया। 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। उसी तरीके से वोल्टेज ने क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, एक चक्कर लगा लिया। यानी कि जितनी देर में करंट ने एक चक्कर लगाया उतनी ही देर में वोल्टेज ने भी एक चक्कर लगाया, यानी इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब पावर का क्या है? पावर ने देखिए करंट ने कहां तक? यहां तक। यहां तक क्या है? एक चक्कर लगाया। अब उतने में जो है पावर ने 2 चक्कर लगा दिए। देखिए यहां तक, यहां तक क्या है? 2 चक्कर लगा दिया। किसने? पावर ने। अभी पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यानी कि पावर की फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होगी, यानी कि 2f। पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होगी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना। यहां पर आप एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि जो पावर, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसके अंदर पावर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की, यानी कि सप्लाई आवृत्ति के 2 गुना होती है। कितनी? सप्लाई आवृत्ति के 2 गुना होती है। ये बात आ गई समझ दोस्तों। उसी प्रकार इंडक्टर में हमने देखा था, इंडक्टर की भी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है पावर की फ्रीक्वेंसी। पावर की फ्रीक्वेंसी प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी 2 गुना होती है सप्लाई आवृत्ति की। उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जो पावर की फ्रीक्वेंसी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 गुना होती है। वो हमने सोल्व करके देख लिया कि कैसे होती है, और हमने पावर की वेव फॉर्म में बना दी है। ठीक है दोस्तों, और क्या देखा हमने, जो पावर है वो 0 होती है, यानी कि पावर कितनी होती है? 0 होती है। पावर की खपत 0 होती है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हम अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किसको? पावर को, इसको प्योर कैपेसिटिव सर्किट को और प्योर इंडक्टिव सर्किट को। कैसे? देखिए यहां पर तो हो गया L, यहां पर हो गया C, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज जो है लीड करती है। वोल्टेज लीड करती है I से, यानी कि वोल्टेज जो है अग्रगामी होती है। वोल्टेज अग्रगामी, अग्रगामी होती है, और करंट क्या होती है? पश्चगामी। वोल्टेज अग्रगामी होती है और करंट पश्चगामी होती है। लेकिन कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर सर्किट में आई लीड करती है। आई क्या करती है? वोल्टेज से आगे चलती है। आई अग्रगामी, यानी कि धारा जो है अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है। और वोल्टेज जो है पश्चगामी होती है। वोल्टेज पश्चगामी होती है और करंट अग्रगामी होती है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है वोल्टेज और करंट के अंदर? इंडक्टर में होता है 90 डिग्री और कैपेसिटर में भी होता है 90 डिग्री। दोनों के अंदर कितना होता है? 90-90 डिग्री होता है। ठीक है, और क्या फर्क है इन दोनों में? जो पावर फैक्टर है, इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर कितना होगा? 0, और कैपेसिटर के अंदर भी पावर फैक्टर कितना होगा? 0। फर्क क्या होगा? जो इंडक्टर है, इंडक्टर में होगा लैगिंग, 0 लैगिंग, और कैपेसिटर में क्या होगा? 0 लीडिंग, 0 लीडिंग, यानी कि 0 पश्चगामी, पश्चगामी और 0 अग्रगामी। आ गया दोस्तों इतना समझ? इसमें कैपेसिटर में कितना होता है पावर फैक्टर? 0 लीडिंग, और इंडक्टर के अंदर 0 लैगिंग, 0 लीडिंग और 0 लैगिंग। तो आगे क्या है, दोनों ही जो है रिएक्टिव पावर का यूज करते हैं। रिएक्टिव, दोनों ही क्या है? रिएक्टिव पावर का यूज करते हैं।
और इसके अंदर प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर प्रतिघात कितना होता है, एक्सएल बराबर 2πfl। और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक्स सी, प्रतिघात कितना होता है यानी कि रिएक्टेंस एक्स सी बटा में 2πfc। एक जो प्योर कैपेसिटर सर्किट है उसके अंदर जो है डीसी करंट जो है ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। किसके, ओपन सर्किट की तरह, वो हमने देखा कैसे करता है। और जो इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर सर्किट है, वो जो है एक डीसी सप्लाई के लिए किस तरह कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। जो प्योर इंडक्टर सर्किट है वो क्या है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि धारा के परिवर्तन, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है प्योर इंडक्टर सर्किट। और प्योर कैपेसिटर सर्किट क्या करता है, वोल्टेज के परिवर्तन का, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। कौन, प्योर कैपेसिटर सर्किट। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही जो सर्किट में है शक्ति की खपत कितनी होती है, शक्ति की खपत यानी कि पावर जो है, शक्ति की खपत जो है 0, दोनों में ही कितनी होती है, शक्ति की खपत 0 होती है। एक बार दोनों पावर को लेते हैं और एक बार पावर को दे देते हैं। एक बार पॉजिटिव होती है पावर, एक बार नेगेटिव में आ जाती है। पॉजिटिव में तो वो पावर लेते हैं और नेगेटिव में वो पावर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रही फ्रीक्वेंसी यानी कि पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पावर फ्रीक्वेंसी होती है 2f, यानी कि सप्लाई आवृत्ति की 2 गुना होती है पावर की फ्रीक्वेंसी। किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर भी और कैपेसिटर के अंदर भी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2f, दोनों के अंदर जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो है 2 गुना होती है सब। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ इतना। देखिए क्या क्या पढ़े हमने, देखिए इंडक्टर में तो वोल्टेज आगे चलती है, कैपेसिटर में करंट आगे चलती है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। पावर फैक्टर जो है दोनों में 0 होता है। और फर्क क्या है, इंडक्टर के अंदर 0 लैगिंग में होता है और इसमें कैपेसिटर में 0 लीडिंग में होता है। एक में पश्चगामी और एक में अग्रगामी होता है। दोनों में रिएक्टिव पावर यूज होती है, दोनों में रिएक्टिव पावर यूज होती है। इसमें एक्सएल का यूज होती है यानी कि रिएक्टेंस, इसमें एक्ससी होता है। जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। कब, जब उसमें डीसी सप्लाई यूज होती है। और इंडक्टर कैपेसिटर जो है एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है जब उसमें डीसी सप्लाई यूज होती है। जो इंडक्टर है वो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के अंदर क्या है, पावर कितनी यूज होती है, 0। एक बार दोनों पावर पॉजिटिव में लेंगे और एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव में दे देंगे। ठीक है, दोनों में ही शक्ति की खपत जो है 0 होती है। पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है, दोनों में पावर फ्रीक्वेंसी 2 गुना होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हरियाणा LMSA की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अगर आप कोई सेंटर के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे DRDO, इसरो, BRC, उनमें भी आपको हेल्प देगा। क्योंकि मैंने खुद DRDO का भी एग्जाम दिया है, BARC का भी टेस्ट दिया है और इसरो का भी टेस्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरे को पता है उनमें सिलेबस किस तरीके का आता है। ठीक है, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बस आप इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहना ताकि आपको आगे हेल्प मिल जाए नोट्स में पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ देंगे RL सीरीज सर्किट और RC सीरीज सर्किट के बारे में, और अगर टाइम बचा तो कल हम RLC सीरीज सर्किट के बारे में भी पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।